सो पीपल वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज से अपन शुरुआत करने वाले हैं यूनिट 2 कंसीडरेशन के साथ। इसके पहले मैंने यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने यूनिट 1 ऑलरेडी देख लिया है, क्योंकि बेटा यूनिट 1 देखना जरूरी है। उससे आपको बेसिक क्लैरिटी आ जाएगी हर एक चीज की। उसके बाद आपको यूनिट 2 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूनिट 2 ना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट 2 में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। देखो यूनिट 2 में बेसिकली क्या कवर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीगल रूल्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क्स के लिए। इंस्टीट्यूट ने पास्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पूछा है। उसके बाद सूट बाय थर्ड पार्टी, ये क्वेश्चन भी सीधा आ सकता है 7 मार्क्स के लिए। उसके बाद नो कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। एक तो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है या फिर 7 मार्क्स के लिए आ सकता है। इन शॉर्ट इस वाले यूनिट में हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्टीट्यूट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। मैं तुमको ये बता सकती हूँ कि दिस यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि हर एक अटेम्प्ट में से इस यूनिट में से एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, तो ये यूनिट को बहुत अच्छे से समझना, एकदम ध्यान से समझना और लास्ट तक लेक्चर को देखना। आपको हर चीज की क्लैरिटी जरूर मिलेगी। सो पीपल, लेट अस स्टार्ट विद द कंसिडरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। जब तक तुम्हारे अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। आगे कुछ केसेस देखेंगे अपन, कुछ केसेस में अलाउड है, कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बट जनरल रूल ये है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन इज कंपल्सरी एलिमेंट। नाउ व्हाट इज दिस कंसिडरेशन? कंसिडरेशन होता क्या है? जब सारे पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है अग्रीमेंट में, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। सिंपल सी भाषा में, जब तुम फ्रूट्स खरीदने जाते हो, तुमको क्या मिलता है? तुमको फ्रूट्स मिलते हैं। इस शॉपकीपर को क्या मिलता है? इसको पैसा मिलता है। तो पैसा उसके लिए कंसिडरेशन है, फ्रूट्स तुम्हारे लिए कंसिडरेशन है। जब तुम नोटबुक परचेज करने जाते हो, स्टेशनरी परचेज करने जाते हो, जो तुमको स्टेशनरी मिलती है वो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन है, और जो पैसा मिलता है शॉपकीपर को वो उसके लिए कंसिडरेशन है। मैं तुमको मेरा मोबाइल बेच रही हूँ, जो मैं तुमको मोबाइल देने वाली हूँ ये तुम्हारे लिए कंसिडरेशन है। इसके बदले जो तुम मुझे पैसा दोगे ये मेरे लिए कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन क्या रहता है? समथिंग इन रिटर्न टू बोथ द पार्टीज। जब पार्टीज को कुछ ना कुछ बदले में मिलता है, उसी को अपन कंसिडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। देखो, कंसिडरेशन में पैसा इन्वॉल्व होना एकदम जरूरी नहीं है। इसमें वैलिड प्रॉमिस, मतलब वादा जो करते हैं ना, वैलिड प्रॉमिस, उसको भी अपन कंसिडरेशन मानते हैं। अपन ये चीज आगे पढ़ेंगे। लेकिन कंसिडरेशन में हर एक चीज आ जाती है, एक्ट आ जाता है, पैसा आ जाता है, वैलिड प्रॉमिस आ जाता है, सारी चीजें कंसिडरेशन मानी जाएगी। सो पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कंसिडरेशन इज अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सेबल। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन जरूरी है। फर्स्ट लाइन में सेम चीज दिया है। इट इज द टर्म यूज्ड इन द सेंस क्विड प्रो को। ये एक लैटिन वर्ड है, दैट इज क्विड प्रो को। इसका मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। जब पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है, रिटर्न में मिलता है, उसी को अपन कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज कंसिडरेशन। मतलब जब पार्टीज को बदले में कुछ ना कुछ मिलता है मैम, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। ठीक है, अभी देखो बेटा, ये डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज डी में, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। देखो ये सेम चीज अपन रूल्स में पढ़ने वाले। देखो, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यहाँ पे क्या दिया है? आगे यहाँ पे दिया है द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सेकेंड वाला पॉइंट क्या आगे यहाँ पे? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इन शॉर्ट अपन सारे जो रूल्स पढ़ने वाले हैं बाद में उसको मर्ज कर देंगे तो डेफिनेशन बन जाएंगी। तो इससे अपन क्या करते हैं, पहले रूल्स को समझते हैं, बाद में तुमको डेफिनेशन बहुत इजी लगेगी, तुमको याद हो जाएगी। ठीक है, बाद में तुमको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले अपन लीगल रूल्स को समझते हैं, उसके बाद अपन उस डेफिनेशन को समझेंगे व्हिच इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज डी। फर्स्ट इज पीपल लीगल रूल्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन। लीगल रूल्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट पूछती है। फर्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। व्हाट डू यू मीन बाय डिजायर? डिजायर मतलब इच्छा, मतलब जो कंसिडरेशन है वो हमेशा प्रोमिसर की इच्छा से, प्रोमिसर की मर्जी से मूव होना चाहिए। जब तक कंसिडरेशन में प्रोमिसर की इच्छा नहीं है, प्रोमिसर की मर्जी नहीं है, उसको वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। वैलिड कंसिडरेशन मानने के लिए प्रोमिसर की इच्छा होनी चाहिए, प्रोमिसर की मर्जी होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ है, दैट इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। लेकिन उसके पहले मैं तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ ताकि तुमको ये फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आ जाए। एग्जांपल समझना, मैंने ना अपनी सीए फाउंडेशन की बुक्स लॉन्च किया। ठीक है, सीए फाउंडेशन की मैंने बुक्स लॉन्च किया, अपनी लॉ, बिजनेस लॉ की। अभी देखो, तुमने मुझसे रिक्वेस्ट भी नहीं किया, तो भी मैंने क्या किया, बुक्स तुम्हारे घर पे डिलीवर करवा दिया, तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया।
अब बेटा एक बात बोलो, तुमसे बिना पूछे मतलब नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तुमसे बिना पूछे अगर मैंने तुम्हारे घर में बुक्स को डिलीवर करवा दिया तो क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मुझे पेमेंट करने की बुक्स की? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, बिकॉज दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, क्योंकि तुम्हारी मर्जी से नहीं पहुंचाया गया था, मैंने तुम्हारे से परमिशन नहीं लिया था, ना ही तुमने मुझे रिक्वेस्ट किया था बुक्स पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है जब तक प्रोमिसर की डिजायर नहीं है, जब तक प्रोमिसर की मर्जी नहीं है, वो कंसिडरेशन कभी भी वैलिड नहीं माना जाता है। Consideration must be offered by the promisee or the third party at the desire or the request of the promiser. तुमसे बिना पूछे तुम्हारे घर पे अगर मैंने बुक्स को डिलीवर करवा दिया, that is not a valid consideration, क्योंकि उसमें तुम्हारी डिजायर नहीं थी, उसमें तुम्हारी रिक्वेस्ट नहीं थी। इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ है, दैट इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इस केस लॉ को ध्यान से समझना, स्टोरी को समझना, ठीक है। अभी देखो ये बात है उत्तर प्रदेश की, कहाँ की बात है? उत्तर प्रदेश की बात है। यहाँ पे ना दुर्गा प्रसाद नाम का एक पर्सन था और इसका बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड था सिटी का कलेक्टर। सिटी का कलेक्टर और दुर्गा प्रसाद बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, एकदम भाई भाई टाइप थे, ठीक है। अभी एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे तो कलेक्टर बोलता है कि यार दुर्गा प्रसाद, अपने सिटी में ना कोई मार्केट नहीं है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स है, बायर्स आते हैं कुछ खरीदने के लिए, एक मार्केट होना चाहिए हर एक सिटी में। तो यहाँ पे दुर्गा प्रसाद बोलता है कि कलेक्टर अगर आपको चाहिए कि अपने सिटी में मार्केट हो तो मैं मार्केट बनाऊंगा, मैं मार्केट को कंस्ट्रक्ट करूंगा, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो दुर्गा प्रसाद ने कमिटमेंट दे दिया किसको? कलेक्टर साहब को, कि मैं अपने सिटी में मार्केट बनाऊंगा। दुर्गा प्रसाद ने उसको फॉलो किया और सिटी में मार्केट बना दिया। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स थे, बहुत सारे बायर्स आते थे, एकदम प्रॉपर मार्केट बन चुका था। एक दिन दुर्गा प्रसाद देखता है कि यार मार्केट तो मैंने बनाया लेकिन यहाँ से सेलर तो बहुत पैसा कमा रहे, बहुत इनकम कमा रहे, मतलब बनाया मैंने मार्केट और फायदा इन सेलर्स को हो रहा है। तो ये दुर्गा प्रसाद एक दिन जाता है सारे सेलर्स के पास और उनको बोलता है कि देखो मार्केट तो मैंने बनाया, तुमने मुझे बदले में कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, तुमने मुझे कमीशन देना चाहिए। ऐसा यहाँ पे दुर्गा प्रसाद ने सारे सेलर्स को बोला। सारे सेलर्स बोलते हैं हाँ दुर्गा प्रसाद सही बात है, हम तुमको कमीशन देंगे, हम तुमको पेमेंट करेंगे। उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, ओरल प्रॉमिस किया, ठीक है। उसमें से एक सेलर कौन था? बलदेव भी था, उसने भी प्रॉमिस किया। जो प्रॉमिस देता है उसको प्रॉमिसर बोलते हैं, जिसको प्रॉमिस दिया जाता है उसको प्रॉमिसी बोलते हैं। यहाँ पे जब बलदेव और सारे सेलर्स ने प्रॉमिस किया वो प्रॉमिसर बन गए और यहाँ पे दुर्गा प्रसाद प्रॉमिसी बन गया। जब पेमेंट की बारी आती है कुछ टाइम बाद तो कोई भी सेलर और बलदेव पेमेंट करते ही नहीं है कमीशन का दुर्गा प्रसाद को। दुर्गा प्रसाद को गुस्सा आता है कि यार एक तो इनको मार्केट मैंने बना के दिया, मेरे वजह से इतना पैसा कमा रहे और मुझे बताने के बाद भी, पहले बोलने के बाद भी मुझे कमीशन का पेमेंट नहीं कर रहे। दुर्गा प्रसाद जाता है कोर्ट में केस फाइल करने के लिए कि देखो जज साहब ये सारे सेलर्स और ये बलदेव देखो क्या कर रहे हैं, मुझे कमीशन का पेमेंट नहीं कर रहे। तो जज साहब ने बलदेव को पूछा, एक सेलर को पूछा कि बलदेव तुम पेमेंट क्यों नहीं कर रहे कमीशन का, तुमने तो प्रॉमिस किया था, तुम तो इस केस में प्रॉमिसर हो। तो बलदेव ने समझाया कि जज साहब ये जो मार्केट बना था ना ये हमारी रिक्वेस्ट से मार्केट नहीं बना था, ये तो कलेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था दुर्गा प्रसाद को, इसलिए दुर्गा प्रसाद ने मार्केट बनाया था। जो चीज हमारी रिक्वेस्ट से नहीं बनी है, हमारे डिजायर से नहीं बनी है, तो हम पेमेंट क्यों करना, ऐसा उसने पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, मतलब प्रॉमिसर की इच्छा होनी चाहिए। इस केस में बेटा प्रॉमिसर कौन है? इस केस में प्रॉमिसर तो बलदेव है, मतलब इस केस में बलदेव की और सारे सेलर्स की इच्छा नहीं थी, डिजायर नहीं थी, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है पेमेंट करने के लिए। ऐसा यहाँ पे जज साहब ने डिसीजन दिया। जज साहब ने बोला यस बलदेव यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन, अगर तुम्हारे इच्छा से मार्केट नहीं बना था, ना ही तुमने रिक्वेस्ट किया था, तो तुम्हारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है यहाँ पे कमीशन का पेमेंट करने की, ठीक है। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू, तुम लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है इस केस लॉ में हुआ क्या था। यहाँ पे प्रॉमिसर की इच्छा के अनुसार कंसिडरेशन मूव नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे दुर्गा प्रसाद हार जाता है और सारे सेलर्स जीत जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेम चीज यहाँ पे दिया है। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पॉइंट की कंसिडरेशन हमेशा मूव होना चाहिए एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, दैट इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसी भी दे सकता है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी दे सकता है। जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसी भी दे सकता है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी दे सकता है। इसका पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल समझना। तुम अभी कॉलेज में पढ़ रहे होगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, राइट। सीए के साथ यूजुअली सब लोग बीकॉम तो करते ही है, तुम अभी कॉलेज में पढ़ रहे होगे, तो बेटा तुम्हारे कॉलेज के केस में जो तुम्हारी कॉलेज है वो क्या है? प्रॉमिसर है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो तुमको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, डिग्री प्रोवाइड करेंगे। सो हियर द कॉलेज इज अ प्रॉमिसर, और प्रॉमिस किसको दिया जा रहा है? तुमको, स्टूडेंट को प्रॉमिस दिया जा रहा है। सो यू आर अ प्रॉमिसी। सो कॉलेज इज अ प्रॉमिसर एंड यू आर अ प्रॉमिसी। लेकिन बेटा तुम्हारी कॉलेज की फीस का पेमेंट कौन करते? तुम्हारे पापा करते, तुम्हारे फादर करते। तो यहाँ पे क्या दिया है? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन,
मतलब कंसिडरेशन एक तो तुम भी दे सकते हैं या फिर तुम्हारे पापा भी दे सकते हैं, उसको वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। यार कॉलेज को क्या ही फर्क पड़ता है, तुम पैसे दो कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे दो, उसको तो पैसों से मतलब है। तो अभी बताया गया है कि कंसिडरेशन एक तो प्रॉमिसी भी दे सकता है या फिर कोई और दूसरा व्यक्ति भी दे सकता है। तुम्हारे केस में तुम्हारे बदले, प्रॉमिसी केस में तुम हो, लेकिन तुम्हारे बदले तुम्हारे फादर ने जो कंसिडरेशन दिया, दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ है, दैट इज चिन्नया वर्सेस रमैया, चिन्नया वर्सेस रमैया 1882। इस केस लॉ को ध्यान से समझना, इसकी स्टोरी ध्यान से समझना, चिन्नया वर्सेस रमैया। तो स्टोरी को ध्यान से समझना। अभी देखो, एक मदर रहती है, एक मम्मी रहती है, ठीक है, ये मदर रहती है, ये मम्मी रहती है। मम्मी के पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टी रहती, तो मदर ने एक दिन सोचा कि मैं क्या करती हूँ, मेरी सारी प्रॉपर्टी ना मेरी बेटी के नाम पे कर देती हूँ, बेटी को ट्रांसफर कर देती हूँ। बेटी का नाम क्या रहता है, चिन्नया, क्या रहता है, चिन्नया रहता है बेटी का नाम। लेकिन देखो मदर कितनी स्मार्ट है, मदर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते टाइम बेटी से एक वादा लिया, बेटी से एक प्रॉमिस लिया कि बेटी चिन्नया मुझसे प्रॉमिस कर कि तू क्या करेगी, हमेशा अपने मामा को मतलब इस मदर के भाई को हमेशा 653 का एन्युटी का पेमेंट करेगी। ऐसा मदर ने प्रॉमिस लिया प्रॉपर्टी के बदले, मतलब मदर ने यहाँ से प्रॉपर्टी दिया और बदले में प्रॉमिस लिया, ठीक है। तो अभी बेटी क्या बोलती है कि यस मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं हमेशा मामा को पेमेंट करूंगी एन्युटी का, आप मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे मदर ने क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया अपनी बेटी चिन्नया को। तो कुछ टाइम तक चिन्नया ने प्रॉपरली पेमेंट किया एन्युटी का, लेकिन क्या होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, यहाँ पे मदर की डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है। बेटा पहले एक चीज समझना, इस केस में प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है। देखो जो प्रॉमिस करता है उसको प्रॉमिसर बोला जाता है। यहाँ पे प्रॉमिस किसने दिया था, यहाँ पे प्रॉमिस चिन्नया ने दिया था। जिसको प्रॉमिस दिया जाता है उसको प्रॉमिसी बोला जाता है। इस केस में प्रॉमिसी कौन है, रमैया है, मतलब यहाँ पे जो मामा है दैट इज रमैया, दैट इज अ प्रॉमिसी, ठीक है। अभी देखो कुछ टाइम बाद क्या होता है, मदर की डेथ हो जाती है। जैसे ही मदर की डेथ हो जाती है, इस बेटी ने, इस चिन्नया ने पेमेंट करने से इनकार कर दिया अपने मामा को। वो मामा को बोलते कि मामा इस केस में प्रॉपर्टी मुझे मम्मी से आई थी और मैंने वादा मम्मी को दिया था। अब मम्मी तो चली गई, ठीक है, मम्मी तो चली गई, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है तुमको पेमेंट करने के लिए, क्योंकि तुमसे मुझे कुछ आया ही नहीं, तुमने मुझे थोड़ी ना कुछ दिया, मेरी मम्मी ने मुझे प्रॉपर्टी दिया था, तुमने कुछ नहीं दिया। तो मामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मामा कोर्ट में जाते, केस फाइल करते। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला कि बेटी चिन्नया कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी दे सकता है या फिर कोई और दूसरा व्यक्ति भी दे सकता है। इस केस में कंसिडरेशन मामा भी दे सकते हैं या फिर मामा के बदले कोई और दूसरा व्यक्ति भी दे सकता है। इस केस में मामा के लिए कंसिडरेशन किसने दिया था, मम्मी ने दिया था, मतलब ये तो वैलिड कंसिडरेशन हो जाएगा। कंसिडरेशन प्रॉमिसी भी दे सकता है या फिर कोई और दूसरा व्यक्ति भी दे सकता है। इस केस में मामा ने कंसिडरेशन नहीं दिया बट मम्मी ने तुमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था, मम्मी की तरफ से वो कंसिडरेशन तुमको आया था, इसका मतलब ये वैलिड कंसिडरेशन था। वो प्रॉपर्टी के बदले जो तुमने प्रॉमिस दिया था वो वैलिड प्रॉमिस था। अगर प्रॉमिस वैलिड था मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड बन जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इसका मतलब यहाँ पे अब इस बेटी को पेमेंट करना पड़ेगा अपने मामा को, मतलब इस केस में चिन्नया हार जाती है और रमैया जीत जाता है, ठीक है। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे दिया है कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी के लिए बस इतना समझो, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन अलाउड है। इस केस में स्ट्रेंजर कौन था बेटा, इस केस में स्ट्रेंजर यहाँ पे मम्मी थी, तो स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन इस केस में अलाउड है, लेकिन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है। अपन आगे पढ़ने वाले स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं रहता, आगे वही टॉपिक दिया है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझो, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन इज अलाउडेड, stranger to a consideration is allowed। I hope people this is clear to you, तुम लोगों को समझ में आ चुका है। next is executed consideration and executory consideration। जब कंसिडरेशन पास हो जाता है, जब कंसिडरेशन परफॉर्म हो जाता है, उसको अपन एग्जीक्यूटेड बोलते हैं। देखो पास्ट टेंस में हमेशा क्या आता है, ईडी आता है। व्हाट इज ईडी, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब अगर कंसिडरेशन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है दैट इज एग्जीक्यूटेड। जब कंसिडरेशन परफॉर्मेंस हो रहा है या फिर होने वाला है दैट इज एग्जीक्यूटरी, मतलब फ्यूचर में हो गया फिर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है, दैट इज एग्जीक्यूटरी।
A consideration which consists in the performance of an act, मतलब परफॉर्मेंस हो चुका है उसको एग्जीक्यूटेड बोलते हैं। एग्जाम्पल, तुम जाते हो फ्रूट्स खरीदने के लिए, यहाँ पे तुमने फ्रूट्स भी खरीद लिया, तुम्हारा कंसिडरेशन आ गया, तुमने पेमेंट भी कर दिया, वो शॉपकीपर को भी कंसिडरेशन मिल गया, मतलब ये क्या हो गया, ये एग्जीक्यूटेड हो गया। एग्जीक्यूटेड मतलब जब परफॉर्मेंस हो चुका है, कंसिडरेशन पास हो चुका है, अब कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ हो चुका है, दैट इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। इस केस में तुमने पेमेंट भी कर दिया इस शॉपकीपर को, उसने तुमको फ्रूट्स भी दे दिया, इसका मतलब दिस इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटरी मतलब अभी परफॉर्मेंस बाकी है, अभी कुछ काम बाकी है, काम पूरा नहीं हुआ, दैट इज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जांपल, इस सेलर को गुड्स बेचना था इस बायर को 1 लाख के गुड्स बेचना था इस सेलर को इस बायर को, ठीक है। तो आज उन्होंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये परसों सेल करने वाले, मतलब ना परसों क्या करेगा ना, परसों मतलब एक दिन बाद क्या होगा, सेलर डिलीवरी पहुंचाएगा बायर को 1 लाख गुड्स की, और बायर तुरंत क्या करेगा, उस टाइम पे पेमेंट करेगा सेलर को। इसका मतलब आज वो क्या है, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन है। ये परसों डिलीवरी पहुंचाएगा, ये परसों पेमेंट करेगा, मतलब आज कुछ भी नहीं हुआ है, आगे होने वाला है। जो चीज आगे होने वाली है दैट इज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है दैट इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे परफॉर्मेंस हो जाता है उसको एग्जीक्यूटेड बोलते हैं। जब सिर्फ प्रॉमिस हुआ है, परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ प्रॉमिस हुआ है, सिर्फ वादा हुआ है, दैट इज एग्जीक्यूटरी। उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको एग्जीक्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो कंसिडरेशन होता है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ध्यान से समझना। अभी देखो, प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब प्रेजेंट टेंस में, क्या हो रहा है यार, प्रेजेंट टेंस में, मतलब प्रेजेंट में कंसिडरेशन अगर पास हो रहा है दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन, फ्यूचर में होगा दैट इज फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट ना थोड़ा सा अलग है, पहले अपन प्रेजेंट को समझते हैं, फिर फ्यूचर को समझेंगे, फिर लास्ट में पास्ट को समझेंगे, ठीक है। पहले प्रेजेंट को समझो, ठीक है, प्रेजेंट को समझो। एग्जांपल, तुम शोरूम में जाते हो कार परचेस करने के लिए, तुमने गाड़ी को सिलेक्ट कर लिया, तुमने गाड़ी खरीद लिया और तुमने तुरंत उसको पेमेंट भी कर दिया 10 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट में कंसिडरेशन पास हुआ। शोरूम ओनर ने तुमको गाड़ी भी दे दिया और तुमने तुरंत पेमेंट भी कर दिया, मतलब प्रेजेंट टेंस में सब कुछ हुआ है। अगर प्रेजेंट टेंस में सब कुछ होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन, और ये भी वैलिड कंसिडरेशन रहता है। फ्यूचर क्या रहेगा, मैम फ्यूचर मतलब फ्यूचर में पास होगा ना बेटा, सही यही है, फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर में कंसिडरेशन पास होगा। एग्जांपल समझो, आज तुम गाड़ी देखने गए, तुमको ब्लैक वाली गाड़ी बहुत पसंद आई, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे पास इतना कैश का अवेलेबिलिटी नहीं थी। तुमने उसको क्या बोला, ओनर को, कि भैया हम ना परसों आएंगे, परसों तुम्हारे पास आएंगे और ये गाड़ी को परचेस करके लेके जाएंगे, तुमने ये गाड़ी अपने पास ही रखना, किसी को सेल मत करना। तुमने बुकिंग कर दिया, यहाँ पे एग्रीमेंट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये फ्यूचर कंसिडरेशन हो जाएगा। मतलब परसों तुम गाड़ी जब परचेस करोगे और उसको पेमेंट दोगे, मतलब ये फ्यूचर में होगा, सो दैट इज अ फ्यूचर कंसिडरेशन। तो बताओ बच्चों, प्रेजेंट क्या रहता, फ्यूचर क्या रहता। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब जब प्रेजेंट में पास हो रहा है, फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब जो फ्यूचर में पास होगा। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज पास्ट कंसिडरेशन। व्हाट इज दिस पास्ट कंसिडरेशन? पास्ट कंसिडरेशन मतलब एक व्यक्ति ने, एक पर्सन ने ऑलरेडी अपना एक्ट परफॉर्म कर दिया, मतलब अपना काम ऑलरेडी कर दिया। ध्यान से सुनना, पास्ट कंसिडरेशन मतलब एक व्यक्ति ने, एक पर्सन ने अपना एक्ट ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया और उस एक्ट के भरोसे, उस काम के भरोसे दूसरा पर्सन कुछ वादा करता है, उसको बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं, पास्ट कंसिडरेशन बोलते हैं। In order to support a promise, a past consideration must move by the previous request. इसमें हमेशा रिक्वेस्ट भी होती है। एक सिंपल से एग्जांपल दूंगी, फिर तुमको पास्ट कंसिडरेशन समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। अभी देखो, मैं क्या करती हूँ, रिटर्न फाइल करती हूँ, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करती हूँ। तो जो भी मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मुझे पहले ही बोल के रख देते कि राधिका हमारा रिटर्न फाइल कर देना। वो मुझे सारे डॉक्यूमेंट ईमेल पे भेज देते, पहले ही भेज देते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे प्रीवियस रिक्वेस्ट किया, वो मुझे पहले ही रिक्वेस्ट कर देते कि राधिका हमारा रिटर्न फाइल कर देना ड्यू डेट के पहले। वो डॉक्यूमेंट भी पहले भेज देते हैं, मतलब उन्होंने मुझे क्या किया, प्रीवियस रिक्वेस्ट किया कि हमारा रिटर्न फाइल कर देना, ठीक है। उस भरोसे में क्या करती हूँ, उनका रिटर्न फाइल कर देती हूँ, मतलब मैंने ऑलरेडी अपना काम कर दिया। तो यहाँ पे एक व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है, फिर दूसरा व्यक्ति उस काम को पूरा कर देता है। अभी जो मैंने काम किया ना, उस भरोसे उन्होंने प्रॉमिस किया कि राधिका जितना भी तेरा पेमेंट हुआ फीस का, हम तुझे पेमेंट कर देंगे अगले 15 दिन में, ऐसा उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया। तो व्हाट इज दिस, दिस इज पास्ट कंसिडरेशन। फिर से सुनना,
एक पर्सन कुछ काम कर देता है, मैंने इस केस में रिटर्न फाइल कर दिया, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया इसके बदले की राधिका जो भी तेरी फीस बनती है ना, हम तुझे 10 से 15 दिन में फीस का पेमेंट कर देंगे। मेरे रिलेटिव ने मुझे ऐसा बताया, मतलब वो फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, लेकिन मैंने काम ऑलरेडी कर दिया है। जब काम ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज पास्ट कंसिडरेशन। जब काम ऑलरेडी हो चुका है एक पार्टी की तरफ से और दूसरी पार्टी उसके बदले प्रॉमिस देती है, दूसरी पार्टी उसके बदले प्रॉमिस देती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। लिखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या करता है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे क्या करता है, एक्ट परफॉर्म करता है। फिर दूसरा पर्सन इसको क्या करता है, दूसरा पर्सन इसको प्रॉमिस देता है, इसको प्रॉमिस देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। एक व्यक्ति एक्ट परफॉर्म करता है, दूसरा व्यक्ति प्रॉमिस देता है, इसको अपन बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी थोड़ा पास्ट कंसिडरेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर आप लोगों को आंसर दूंगी, ठीक है। सो पीपल नेक्स्ट इज कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। देखो यार कंसिडरेशन तो होना चाहिए, लेकिन एडिक्वेट नहीं भी रहा, मतलब प्रॉपर नहीं भी रहा तो भी चलता। यार हमको तो सिर्फ कंसिडरेशन चाहिए तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर तुम्हारे अग्रीमेंट में कंसिडरेशन है मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। प्रॉपर नहीं है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक सेलर था, ये ज्वेलरी बेच रहा है इस लेडी को, ठीक है। ज्वेलरी की प्राइस कितनी है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की ज्वेलरी है और इस लेडी को ये बेच रहा है सिर्फ 1 लाख रुपए में। देखो यार 5 लाख की ज्वेलरी है, ये सिर्फ बेच रहा है, सेल कर रहा है 1 लाख रुपए में, तो क्या ये एडिक्वेट हुआ क्या? नहीं, ये तो प्रॉपर नहीं हुआ। मतलब 5 लाख की कोई ज्वेलरी कोई 1 लाख में क्यों बेचेगा? तो क्या इसको वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा? अपना लॉ बोलता है माना जाएगा। हमको तो सिर्फ कंसिडरेशन चाहिए, कितना भी तुम चार्ज करो हमको फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैम अगर इस केस में इस लेडी ने इसको सिर्फ 10,000 रुपए दिए तो सिर्फ 10,000 रुपए दिए तो बेटा फिर भी वैलिड कंसिडरेशन हो जाएगा। लॉ बोलता है कंसिडरेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, प्रॉपर होना जरूरी नहीं है भाई, हमको तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चाहिए, चाहे आप 10,000 चार्ज करो चाहे आप 1 करोड़ चार्ज करो, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो होना चाहिए। आगे दिया है लेकिन उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट। चलो पढ़ते इसको, देखो कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, इट नीड नॉट टू बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू विद अ प्रॉमिस फॉर व्हिच इट इज एक्सचेंज, बट इट मस्ट बी समथिंग व्हिच द लॉ वुड बी रिगार्डेड हैव सम वैल्यू। सम वैल्यू, कुछ भी वैल्यू चलती है, 10,000 चलता है, 10 रुपए चलते हैं, कुछ भी चलता है, बट कुछ वैल्यू होनी चाहिए। समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट टू बी इक्वल टू समथिंग गिवन। यहाँ पे 5 लाख की वो ज्वेलरी दे रहा है लेकिन उसको बदले में कितने मिल रहे हैं? 1 लाख मिल रहे हैं। सो समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट टू बी इक्वल ऑफ समथिंग गिवन। नेक्स्ट इज आगे दिया है बट that an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely of the consideration is inadequate। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार लेकिन फ्री कंसेंट तो होना चाहिए, फ्री कंसेंट तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? मैम फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट अपने कहाँ पे पढ़ा था मैम? अपन ने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में। कोयर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं फ्री कंसेंट। सिंपल सी भाषा में बताती हूँ, आगे अपन पढ़ने वाले फ्री कंसेंट यूनिट नंबर 3 में अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी के लिए समझो, मतलब डरा के, धमका के, किसी को मार के, किसी को पीट के, तुम किसी को धमकी दे के अगर अग्रीमेंट कर रहे हो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। अगर ये लेडी क्या कर रही है पता है? लेडी ना इस आदमी को डरा रही है, इसको धमका रही है कि भैया आप मुझे 1 लाख में ज्वेलरी सेल कर दो या फिर मैं यहाँ पे सुसाइड कर दूंगी। बेटा ये क्या है? उसने कोयर्जन का यूज किया, उसने डराया, उसे धमकाया। अपना लॉ बोलता है किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को मार के, किसी को पीट के अगर तुम उसके साथ कंसिडरेशन पास करवाते हो, मतलब कम में अगर सामान खरीदते हो, दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। यहाँ पे दोनों पार्टी की सहमति होनी चाहिए। अगर दोनों पार्टी की सहमति है, फ्रीली कंसेंट दिया है, उस केस में ये वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। फिर कोर्ट को तुम्हारे कंसिडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर कोर्ट बोलते कितना भी चार्ज करो लेकिन पार्टीज की फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज ने फ्रीली सहमति देना चाहिए, ठीक है। So people next is performance of what one is legally bound to perform। legally मतलब क्या होता है बच्चों? legally का मतलब क्या होता है बच्चों? मैम legally का मतलब होता है लॉ। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर तुमको लॉ ने बताया है, तुम्हारे प्रोफेशन ने बताया है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुमको पूरा करना पड़ेगा। उस बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए तुम एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर सकते। उस बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए तुम एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ठीक है। इसको ना एक एग्जांपल से समझेंगे फिर तुमको क्लैरिटी मिलेगी। ध्यान से सुनना। अभी ना तुमने एक सीए फाउंडेशन की क्लासेस लगाई, ठीक है, एक क्लासेस लगाई तुमने, उन्होंने तुमसे चार्ज किया 30,000 रुपीज। कितना चार्ज किया? 30,000 रुपीज चार्ज किया। अब मुझे बताओ अभी यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
तुम्हारा पोर्शन टाइम से कंप्लीट करवाना, तुम्हारी प्रॉपर्ली राइटिंग प्रैक्टिस लेना, तुम्हारी प्रॉपर्ली टेस्ट लेना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये टीचर ने कुछ टाइम तक पढ़ाया प्रॉपर्ली अच्छे से और 1 महीने बाद तुमको बताते बच्चों क्या तुमको चाहिए तुम्हारा जो भी पोर्शन है टाइम पे कंप्लीट हो जाए, फिर तुमने बोला कि हाँ सर इसलिए तो हम क्लासेस ज्वाइन किए ना, इसलिए तो हम तुम्हारे पास आए। फिर ये सर ने बोला तुमको कि मुझे एक्स्ट्रा चाहिए 10,000 रुपए, अगर तुम मुझे एक्स्ट्रा 10,000 रुपए दोगे तो ही मैं तुम्हारा पोर्शन प्रॉपर्ली कंप्लीट करूंगा। तो अपना लॉ बोलता है कि भाई ये जो पहले 30,000 लिया था ये क्या था, ये टाइम पास वाला थोड़ी ना था, ये क्या अग्रीमेंट टाइम पास वाला था, नहीं था। अपना लॉ वही तो बताने की कोशिश कर रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। यहाँ पे ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये 30,000 वाले अग्रीमेंट में, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में कि पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, पहले वाली कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अगर तुम एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मांगोगे, दिस 10,000 दिस 10,000 इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। अपना लॉ इसको वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानता है। लॉ बोलता है कि ये 30,000 में आ गया, यहाँ पे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चों का पोर्शन टाइम पे कंप्लीट करवाना, तुम बेसिक जो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं मांग सकते, अगर मांगा तो वैलिड कंसिडरेशन नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। इसका मतलब अगर ये केस कोर्ट में भी गया तो यहाँ पे जो टीचर है वो तुमसे 10,000 एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो वैलिड कंसिडरेशन ही नहीं है। अगर वो वैलिड कंसिडरेशन ही नहीं है वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज पीपल, the performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract। ठीक है, सो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तुम एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर सकते। अगले वाले पॉइंट में दिया है बट वेयर अ पर्सन promises to do more than he is legally bound to do or such a promise is not opposed to public policy is a good consideration, it should not be vague or uncertain। लास्ट वाले पॉइंट में दिया है कि तुम एक केस में एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज कर सकते हो। कब? जब तुमने एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड किया, एक्स्ट्रा काम किया। इस केस में ना तुम्हारे टीचर तुमको क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक लाइब्रेरी बनाया तुम्हारे लिए और तुमको बोला कि इस लाइब्रेरी में आके तुम कभी पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर उन्होंने तुमको लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब वो एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए वो तुमसे एक्स्ट्रा कंसिडरेशन, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज अलाउडेड अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। बेसिक क्या दिया है यहाँ पे, बेसिक दिया है मैम कि देखो जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम को पूरा करो, उस बेसिक काम के लिए तुम एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकते। अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसा मांग सकते हो। दिस इज द समरी। नेक्स्ट इज पीपल, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी का मतलब होता है इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। यार जो तुम्हारा कंसिडरेशन है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। यहाँ पे एक मेंबर की डेथ हो चुकी थी, ठीक है, तो एक मैजिशियन क्या करता है, फैमिली मेंबर्स को बोलता है कि मैं इस मरे हुए इंसान को, मतलब जो पर्सन की डेथ हो चुकी है, मैं उसको जिंदा कर सकता हूँ, मैं उसको जिंदा कर सकता हूँ, बदले में मुझे 20 लाख रुपए दो, बदले में मुझे 20 लाख रुपए दो। बेटा ये पॉसिबल है क्या? नहीं। दिस इज इल्यूजरी, दिस इज इमेजिनरी, ये पॉसिबल है ही नहीं। अपना लॉ बोलता है कंसिडरेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। एक लड़का एक लड़की को बोलता है मैं तेरे लिए चांद लेके आऊंगा, मैं तेरे लिए तारे लेके आऊंगा, मुझसे शादी कर ले। इवन दिस इज अ कंसिडरेशन बट इट इज इल्यूजरी, इमेजिनरी है और ऐसी चीजें अलाउड नहीं है। मैं तुमको बोल रही हूँ कि मैं बिजनेस लॉ के साथ ना मैं तुमको पढ़ाऊंगी उड़ते कैसे, हाउ टू फ्लाई इन द स्काई, मैं ये भी सिखा सकती हूँ। बताओ ऐसा कोई स्काई में उड़ सकता है क्या, फ्लाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ऐसी स्टूपिड से चीजें, ऐसे स्टूपिड से चीजें कभी भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो इमेजिनरी है, सिर्फ सोच में हो सकती है, रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकती। Consideration must be real and must not be illusory. It must be something to which the law attaches some value. If it is legally or physically impossible, it is not considered a valid consideration. वो practically possible होना चाहिए, legally possible होना चाहिए. And the last one is people. Consideration must not be unlawful. Unlawful मतलब illegal नहीं होना चाहिए. जो भी तुम्हारा consideration है वो legal होना चाहिए. जैसे कि ड्रग्स में डील करना अलाउड नहीं है तो उसमें डील मत करो। जैसे कि किसी का मर्डर करवाना अलाउड नहीं है, ये इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मत करो, ऐसे कंसिडरेशन पास मत करो। इमोरल मतलब कुछ गलत काम मत करो। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब, पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या है यहाँ पे, पब्लिक के अगेंस्ट काम मत करो, मतलब ऐसा कुछ काम मत करो जो सोसाइटी के अपोज में है, सोसाइटी के अगेंस्ट में, मतलब वो सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है, कुछ ऐसा काम मत करो। एग्जाम्पल मैम, बेटा एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देना, रिश्वत देना क्या है, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जब तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देते हो अपना काम पूरा करने के लिए, ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर ये पूरी सोसाइटी के लिए काम करता है, पूरे पब्लिक के लिए काम करता है और तुम उसको पैसा दे रहे हो अपना काम निकलवाने के लिए, दिस इज समथिंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। सो ऐसे कंसिडरेशन क्या है, इनवैलिड है, ये कभी भी वैलिड नहीं बन सकते।
ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इट मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। एनीथिंग विच इज इमोरल, लिख लो अपने बुक में, इमोरल मतलब कुछ गलत काम के लिए नहीं होना चाहिए, या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के लिए अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, आल्सो कैन नॉट बी वैल्यूड एज वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, आई होप पीपल ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। सो पीपल व्हाट वी लर्न द कंसिडरेशन पॉइंट्स, लीगल रूल्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर के इच्छा के अनुसार तुम्हारा कंसिडरेशन मूव होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पढ़ा कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी भी दे सकता है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी दे सकता है। तीसरा अपन ने पढ़ा कि एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। बाद में पढ़ा कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। उसके बाद पढ़ा कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मत चार्ज करो। उसके बाद अपन ने पढ़ा जो कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। लास्ट में अपन ने पढ़ा जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस ऑल आर पॉइंट्स, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है बेटा, अगर तुमको कुछ भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर 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 आप लोगों का आंसर दूंगी। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन को समझते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लॉज डी। अब इसको समझना कंसिडरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, देखो अभी ना क्या किया उन्होंने, जो भी लीगल रूल्स है ना बस उसको मर्ज किया है, ध्यान से समझना। अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोमिसी या फिर कोई और अदर पर्सन, राइट। देखो सेम चीज यहाँ पे दिया है, when at the desire of the promiser, आगे क्या फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद the promisee or any other person has done or abstain from doing। यहाँ पे बोला गया है अगर प्रोमिसर की डिजायर है मतलब प्रोमिसर की इच्छा है, अगर प्रोमिसी या फिर कोई और अदर पर्सन हैज डन मतलब कुछ काम करता है, लिख लो वहां पे, हैज डन का मतलब होता है कुछ काम करता है, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब होता है कुछ काम नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है। हैज डन इज अ पॉजिटिव एक्ट, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इज अ नेगेटिव एक्ट। सो अगर प्रोमिसर की इच्छा है और प्रोमिसी कुछ काम करता है या फिर कुछ काम नहीं करता है, उसी को अपन कंसिडरेशन मान लेंगे। तो मैम फिर ये आगे क्या दिया है समझना, हैज डन एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, बेटा हैज डन क्या रहता है मैम, ये तो पास्ट टेंस है, अपन ने तो यार पहले ही पढ़ा। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, सेम चीज है। यहाँ पे प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब यहाँ पे इन्होंने बस पास्ट में दे दिया, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में दे दिया ये वाले केस में, और ये वाले केस में यहाँ पे फ्यूचर टेंस में दे दिया। आर यू गेटिंग, इसी को कंसिडरेशन मान लिया। दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूचर। ओके, अपन ये सेम चीज कहाँ पे पढ़ा था, अपन ये सेम चीज यहाँ पे पढ़ा था, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। अपन ने क्या पढ़ा, कंसिडरेशन मतलब जब प्रोमिसर की इच्छा होती है, प्रोमिसर की डिजायर होती है और प्रोमिसी कुछ काम करता है या फिर कुछ काम नहीं करता है, वो जो कंसिडरेशन है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, दैट इज अ कंसिडरेशन। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि मैम ये एब्सटेन फ्रॉम डूइंग क्या है, ये नेगेटिव एक्ट मतलब कुछ काम नहीं करना, इसको कैसे कंसिडरेशन माना है। तो बेटा समझना, अगर कोई कुछ काम नहीं करता है उसको भी अपन कंसिडरेशन मानते हैं, वो भी एक वैलिड कंसिडरेशन रहता है। एग्जांपल, व्हाट इज द एग्जांपल, अभी देखो कोको कोला, तुम लोगों ने कोको कोला पिया ही होगा, कभी ना कभी तो ड्रिंक किया होगा कोको कोला, राइट। तो बेटा आज भी ना प्रैक्टिकल एग्जांपल है, उसमें ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी को नहीं पता, जो सिर्फ उनके क्लोज एम्प्लॉइज को पता है, किसी को नहीं पता। तो कंपनी वाले क्या करते पता है क्या, इनके जो क्लोज एम्प्लॉइज रहते हैं उनको पैसों का पेमेंट करते, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, क्यों, ताकि वो इंग्रेडिएंट्स कभी किसी को बताए ना। So what is this? Abstain from doing, मतलब कंपनी वाले इनको कंसिडरेशन देते हैं, पैसा देते हैं कुछ काम नहीं करने के लिए, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स नहीं बताने के लिए। व्हाट इज दिस, दिस इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इसी को तो बोलते हैं। क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है, बिल्कुल वैलिड कंसिडरेशन है यार। कंपनी की प्राइवेसी रहती है, कंपनी का कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है, कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है या फिर इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उनको अपने पास रखना ही पड़ता, और ये बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत सारे कंपनी वाले ऐसी चीज करते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन, दिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज, So people, welcome back. Now let us start with sued by third party to a contract. ये क्वेश्चन ना तुम्हारे एग्जाम में इंस्टीट्यूट टेस्ट कर सकती है सीधा 7 मार्क्स के लिए। मैं तुमको ये वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, और ना मैंने इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक भी बनाई है, वो भी लास्ट में समझाऊंगी। पहले कंसेप्ट को समझते अच्छे से, इस क्वेश्चन को समझना क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एकदम लॉजिकली समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। सो पीपल, sued by third party to a contract,
सबसे पहले ना इसमें कंसेप्ट है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अपने बुक में लिख लो। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है फिक्स रूल। क्या होता है? फिक्स रूल होता है। प्रीविटी का मतलब होता है रिलेशन, रिलेशन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है जो पार्टीज रहते कॉन्ट्रैक्ट के, अगर आगे जाके कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, बस वही एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते, कोई तीसरी पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक सेलर के बीच में और एक बायर के बीच में, आगे जाके इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, हो सकता है कि बायर पैसा नहीं दे रहा सेलर का, या फिर सेलर गुड्स नहीं पहुंचा रहा बायर को, अगर आगे जाके इन दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, कोई तीसरी पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती। इसका मतलब ये सेलर का बेस्ट फ्रेंड भी इस बायर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, ये सेलर की मम्मी भी इसके बायर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती, ये सेलर का भाई भी इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। जो पार्टीज रहते बस वही एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते, कोई तीसरी पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती। उसको बोलते डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर अपने दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं तुमको मेरा मोबाइल सेल कर रही हूँ, तुम मोबाइल परचेज कर रहे हो मुझसे, अगर अपने दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, आगे जाके ना डिस्प्यूट हो रहा है, तो मुझे पेमेंट ही नहीं कर रहे मोबाइल का, तो मैं सिर्फ तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ, सिर्फ मैं कर सकती हूँ और कोई भी नहीं कर सकता। मेरी मम्मी भी केस फाइल नहीं कर सकती, मेरे पापा भी नहीं कर सकते। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो पार्टीज रहते वही एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। ये एक जनरल रूल है। क्या है? जनरल रूल है, फिक्स रूल है, हर एक केस में एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस वाले टॉपिक में दिए है एक्सेप्शंस। लिख लो अपने बुक में, एक्सेप्शंस क्या रहते हैं? अपोजिट। क्या रहते हैं? अपोजिट। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है कि थर्ड पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती, तो उसके एक्सेप्शन बोलते हैं कि हाँ थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। तो बेटा ये केसेस में, ये 6 केसेस में थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर सकती है। सिंपल सी भाषा में थर्ड पार्टी कभी भी केस फाइल नहीं कर सकती, लेकिन ये 6 केसेस में थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। दैट्स इट, इतना याद रखो, ठीक है। तो जब भी कोई रूल के अंदर आपको एक्सेप्शन दिख रहे हैं ना, इसका मतलब अपोजिट बात करते हैं, वो रूल के अपोजिट बात करते हैं। सो पीपल, फर्स्ट इज इन द केस ऑफ ट्रस्ट। अभी समझना, फर्स्ट केस अपन ये समझ रहे हैं कि कौन से केस में थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। ट्रस्ट के केस में। ट्रस्ट मतलब क्या रहता है? विश्वास, मतलब विश्वास वाली अग्रीमेंट, विश्वास वाली अग्रीमेंट। समझना ट्रस्ट अग्रीमेंट का एग्जांपल क्या है। यहाँ पे ना एक पार्टी क्या करती है, एक पार्टी कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ फायदा ट्रांसफर करती है दूसरे पार्टी को। एक पार्टी कुछ प्रॉपर्टी या फिर फायदा ट्रांसफर करती है दूसरे पार्टी को किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए, उसको बोलते ट्रस्ट वाली अग्रीमेंट इन द केस ऑफ ट्रस्ट। और उस केस में थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। एक एग्जांपल से समझाऊंगी, ध्यान से सुनना, एकदम कंसंट्रेशन से सुनना। एग्जांपल, एक ना फादर रहते, ठीक है, एक फादर रहते, फादर को ना बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, डिसीज हो जाता है। उनको पता रहता है कि मुझे ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका एक माइनर बेटा रहता है सिर्फ 15 साल का, माइनर बेटा रहता है सिर्फ 15 साल का। अभी देखो बच्चा माइनर है, मतलब उसके नाम पे प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकती, तो फादर ने क्या किया, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रस्ट वाली अग्रीमेंट कर ली, ट्रस्ट वाली अग्रीमेंट कर ली। इसका मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया और बोला कि बेस्ट फ्रेंड, अभी मेरा बेटा ना बहुत छोटा है, माइनर है, सिर्फ 15 साल का है, मुझसे प्रॉमिस करो जैसे ही वो 21 साल का हो जाएगा, 21 ईयर्स का हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी तुम उसके नाम पे कर दोगे। इसको बोलते ट्रस्ट वाली अग्रीमेंट। यहाँ पे फादर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया दूसरे वाले पर्सन को थर्ड पार्टी के फायदे के लिए, इसको बोलते ट्रस्ट वाली अग्रीमेंट। अब मुझे बताओ बच्चों, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? मैम फादर के बीच में हो रहा है और मिस्टर ए के बीच में हो रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन थोड़ा सोच के देखो, आगे जाके जैसे ये बच्चा 21 साल का हो जाएगा, अगर ये फ्रेंड मिस्टर ए अगर इसको प्रॉपर्टी नहीं देता है तो क्या ये केस फाइल नहीं कर पाएगा? ऑब्वियसली कर सकता है यार, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाला है। इसलिए बोला गया है कि देखो ट्रस्ट वाले केस में ना थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती, इसलिए जैसे ये बच्चा 21 साल का हो जाएगा, अगर ये फ्रेंड इसको प्रॉपर्टी नहीं देते हैं तो ये बच्चा जो 21 साल का हो चुका है वो केस फाइल कर पाएगा। ओके, एंड दिस इज वेरी जस्टिफाइबल यार, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, इसलिए यहाँ पे बताया गया है इन द केस ऑफ ट्रस्ट। समझना। अब बेनिफिशियरी मतलब छोटा बच्चा, इस केस में छोटा बच्चा इज अ बेनिफिशियरी, कैन एनफोर्स हिज राइट्स अंडर द ट्रस्ट दो ही वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड द ट्रस्टी। सेटलर मतलब इस केस में फादर थे, ट्रस्टी मतलब जो फ्रेंड थे ना वो ट्रस्टी थे। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। ट्रस्ट वाली अग्रीमेंट में थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है, इस एग्जांपल को दिमाग में रख लो,
तुमको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज पीपल, इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट मतलब फैमिली में एग्जांपल बोल सकते हैं फैमिली का बंटवारा, प्रॉपर्टी बट रही है, कुछ फायदे बट रहे हैं, फैमिली सेटलमेंट वाली अग्रीमेंट हो रही है, फैमिली का बंटवारा होता है उस केस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट्स आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, इसका मतलब ये जो अग्रीमेंट है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए बच्चों, वो राइटिंग में होनी चाहिए, ओरल अग्रीमेंट नहीं चलेगी। फैमिली सेटलमेंट के केस में भी थर्ड पार्टी केस फाइल कर पाएगी। एग्जाम्पल को समझना, फैमिली सेटलमेंट का एग्जाम्पल समझना। अभी देखो, आज भी ना इंडिया में ये रूल है कि जो भी प्रॉपर्टी रहती है ना फादर की, वो सिर्फ बेटों को मिलती है, बेटियों को नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन ने अग्रीमेंट किया अभिषेक बच्चन के साथ, उसको बोला कि अभिषेक मेरी जो प्रॉपर्टी है ना वो सिर्फ तुमको नहीं मिलेगी, वो मेरी बेटी को भी मिलेगी, मतलब श्वेता बच्चन, उसकी रियल में डॉटर है ये, श्वेता बच्चन को भी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो मेरी प्रॉपर्टी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, वन पार्ट तुमको मिलेगा, वन पार्ट इसको मिलेगा। ऐसी अग्रीमेंट कर लिया अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन के साथ, और उसको वो अग्रीमेंट दे दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, और उसको बोला कि फ्यूचर में जैसे ही अगर श्वेता बच्चन को पैसा लगता है, प्रॉपर्टी लगती है, तो उसको ट्रांसफर कर देना, क्योंकि 50% प्रॉपर्टी किसकी है, श्वेता की है। ऐसी अग्रीमेंट अमिताभ बच्चन ने और अभिषेक बच्चन ने कर लिया। अब मुझे बताओ बच्चों, इस केस में अग्रीमेंट किसके बीच में हो रही है, मैम अग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हो रही है। अगर फ्यूचर में जाके ये अभिषेक बच्चन अपनी सिस्टर को, अगर श्वेता बच्चन को प्रॉपर्टी नहीं देगा, तो क्या श्वेता बच्चन जाके केस फाइल नहीं कर पाएगी, बिल्कुल कर पाएगी, अपना लॉ बोलता है कर पाएगी। सिर्फ राइटिंग में क्या होनी चाहिए, अग्रीमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, अग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, जो अग्रीमेंट है वो राइटिंग में बनाओ, तो बाद में श्वेता बच्चन भी क्या कर सकती है, केस फाइल जाके कर सकती है, हालांकि वो पार्टी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट की। So, the members of the family who originally had not been parties to the settlement, इस केस में श्वेता बच्चन पार्टी नहीं थी, may enforce the agreement, फिर भी वो केस फाइल कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, मतलब शादी वाले अग्रीमेंट, बेटा क्या है, शादी वाली अग्रीमेंट, शादी वाले अरेंजमेंट। इस केस में भी जो मेंबर नहीं था अग्रीमेंट के, वो भी केस फाइल कर सकता है। एग्जांपल समझना। अभी देखो, ये एक ऐसी अग्रीमेंट रहती है जो शादी के पहले बनती है या फिर शादी के टाइम पे बनती है, ठीक है। अभी देखो, ये दुल्हन रहती, ठीक है ना, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सीए रहती। अभी इसके फादर क्या करते, शादी के टाइम पे दुल्हन के फादर क्या करते, शादी के टाइम पे ना इस दूल्हे के साथ अग्रीमेंट करते, उसको बोलते कि देखो मेरी बेटी ना बहुत मेहनत से सीए बनी है, वो दिन रात पढ़ाई की, उसके बाद सीए एग्जामिनेशन क्लियर की, वो बहुत मेहनत से सीए बनी है, मेरे साथ अग्रीमेंट करो। उन्होंने अग्रीमेंट कर लिया इस दूल्हे के साथ, फादर ने अग्रीमेंट किया इस दूल्हे के साथ कि शादी के बाद तुम क्या करोगे, उसको एक फर्म ओपन करके दोगे, उसको ऑफिस ओपन करके दोगे, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस ओपन कर सके। तो अग्रीमेंट कर लिया फादर ने और इस दूल्हे ने। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है, फादर है, और ये दूल्हा है। अगर आगे जाके ये दूल्हा क्या करता है, धोखा देता है और अपनी वाइफ को ऑफिस ओपन करके नहीं देता है, तो क्या वाइफ जाके केस फाइल नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। इसलिए इसको डाला है एक्सेप्शन में। मैरिज अरेंजमेंट के केस में जो थर्ड पार्टी है वो भी जाके केस फाइल कर सकती है, ठीक है। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। इसका मतलब क्या है, एस्टॉपल का मतलब क्या है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है। एक बार जो तुमने कमिटमेंट कर दिया, अपनी कमिटमेंट को पूरा करो। एक बार तुमने किसी चीज के लिए एक्सेप्टेंस दे दिया, क्या दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया, उस चीज को पूरा करो, बाद में मुकरना मत, नहीं तो थर्ड पार्टी भी केस फाइल कर पाएगी। इसका एग्जांपल अपन समझते हैं इंस्टीट्यूट के एग्जांपल से। देखो इंस्टीट्यूट की बुक में यहाँ पे एग्जांपल दिया है मॉड्यूल में, देखना। इफ एल गिव्स टू एम 20,000 टू बी गिवन टू एन, यहाँ पे क्या किया, मिस्टर एल ने 20,000 रुपए किसको दिया, मिस्टर एम को दिया, और उसको क्या बोला कि 20,000 किसको दे देना, मिस्टर एन को दे देना। आगे समझना, M informs N that he is holding the money for him, इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब एक्सेप्ट करना, एक बार कमिटमेंट दे देना। यहाँ पे क्या करता है, मिस्टर एम ना इन्फॉर्म करता है एन को। इन्फॉर्म क्या है, इन्फॉर्म हो गया एक्नॉलेजमेंट, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है। मिस्टर एम ने मिस्टर एन को बोला कि मिस्टर एन, मैं तेरे लिए 20,000 होल्ड कर रहा हूं और मैं तुझे जल्दी दे दूंगा। उसने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट दिया, स्टॉपल दिया, वन काइंड ऑफ कमिटमेंट दे दिया, एक्सेप्टेंस कर लिया। अगर तुम कोई चीज की कमिटमेंट देते हो उसको पूरा करो। देखो मिस्टर एम ने इन्फॉर्म किया कि मैं तेरे लिए पैसों को होल्ड कर रहा हूं, मैं तुझे दे दूंगा, बट आफ्टरवर्ड्स मिस्टर एम रिफ्यूजेस टू पे द मनी। पहले कमिटमेंट दिया कि मैं तुझे 20,000 रुपए दे दूंगा क्योंकि मुझे एल ने दिया है तेरे पास पैसे देने के लिए, और बाद में उसने पैसा दिया ही नहीं। अब मुझे बताओ बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, मैम कॉन्ट्रैक्ट एल के
के बीच में हुआ है और एम के बीच में हुआ है, ये पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट के। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी क्या है, मिस्टर एन। अगर मिस्टर एन को पैसा नहीं मिलता है तो क्या वो यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकता मिस्टर एम के अगेंस्ट? बिल्कुल कर सकता है। लॉ बोलता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हुआ था, फिर भी मिस्टर एन जाके केस फाइल कर पाएगा अगर उसको पैसा नहीं मिलता है तो। दिस इज एक्नॉलेजमेंट एंड स्टॉपल। और क्यों केस फाइल कर पाएगा? यहाँ पे क्या दिया था, एम इन्फॉर्म्स एन, मतलब उसने एक्नॉलेज किया, उसको स्टॉपल दे दिया, ठीक है, इस वजह से। वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेज, यहाँ पे देखो मिस्टर एम ने यहाँ पे एक्नॉलेज किया, उसको बोलते हैं एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज द एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, इट वुड रिजल्ट इनटू द बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ कॉविनेंट रनिंग विद द लैंड। लिख लो बच्चों, कॉविनेंट का मतलब होता है कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं वो फ्यूचर के जो ओनर्स रहते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है, लैंड के रिलेटेड, जमीन के रिलेटेड। सीधा एग्जांपल से समझाऊंगी, ध्यान से समझना। ये एग्जांपल ना इंस्टीट्यूट ने ऐसे केस स्टडी बेस बना के दे दिया था, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं इंस्टीट्यूट स्टाइल का क्वेश्चन तुमको बता रही हूँ, एग्जांपल बता रही हूँ, एग्जांपल को समझना। अभी देखो, अभी ना एक जमीन रहती है, एक जमीन रहती है जिसके जॉइंट ओनर्स रहते हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। इन दोनों ने ना अग्रीमेंट बनाया, इन दोनों ने अग्रीमेंट बनाया कि अपन क्या करेंगे, इस जमीन पे एक तो घर बनाएंगे या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करेंगे। ध्यान से सुनना, इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही केस स्टडी बेस बना के एग्जैक्टली पूछा था, बस नाम चेंज था। एक जमीन है, उसके जॉइंट ओनर्स है दो, उन्होंने अग्रीमेंट बनाया कि इस जमीन पे अपन क्या करेंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करेंगे और घर बनाएंगे। यहाँ पे कभी मॉल नहीं बनेंगे, हॉस्पिटल्स नहीं बनेंगे, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बनेंगे, कुछ ऐसी फैंसी चीजें नहीं बनेंगी, एक तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होगी या फिर घर बनेगा। इन्होंने ऐसी अग्रीमेंट बना दिया, ठीक है, जॉइंट ओनर्स है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, एग्जाम्पल, कुछ टाइम बाद मिस्टर ए ने अपना जो शेयर था जमीन का वो बेच दिया मिस्टर सी को, मिस्टर सी को सेल कर दिया। और सेल करते टाइम बताया था कि देखो ये ऐसी एग्रीमेंट बनी है, तुम यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हो और घर बना सकते हो, हमारी एग्रीमेंट बनी है, ऐसा बताया था। उस बेसिस पे मिस्टर सी ने प्रॉपर्ली परचेज कर दिया। अभी न्यू ओनर कौन है? न्यू ओनर मिस्टर बी है, मिस्टर सी है। अब मुझे बताओ बच्चों, अग्रीमेंट किसके बीच में हुई थी? मैम अग्रीमेंट यहाँ पे सेल की अग्रीमेंट हुई थी ए के बीच में और सी के बीच में, ए के बीच में और सी के बीच में। ए सेलर था और सी यहाँ पे बायर था, तो अग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुई थी। लेकिन अगर आगे जाके ये, तो क्या मिस्टर बी उसके अगेंस्ट जाके केस फाइल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अपना लॉ बोलता है अग्रीमेंट मिस्टर ए के बीच में हुई थी और मिस्टर सी के बीच में हुई थी, लेकिन मिस्टर बी भी जाके केस फाइल कर सकता है, हालांकि वो थर्ड पार्टी था, क्योंकि जो भी कंडीशंस रहती है लैंड की, जमीन की, वो फ्यूचर ओनर्स को फॉलो ही करना पड़ता है। सो द पर्सन हु परचेज द लैंड विथ नोटिस, यहां पे इस केस में कौन था? मिस्टर सी। That the owner of the land is bound by certain duties affecting the land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller। ठीक है, जो फ्यूचर ओनर्स रहते हैं उनको वो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो जो पार्टी नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट के, इस केस में मिस्टर बी पार्टी नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए के बीच में और सी के बीच में, सेल और परचेज का, लेकिन मिस्टर बी केस फाइल कर पाएगा और वो बोलेगा कोर्ट में जाके कि देखो हमारी अग्रीमेंट हुई थी, फिर भी मिस्टर सी उसको फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, वो जाके केस फाइल कर सकता है और जस्टिस पा सकता है। So people, this is in the case of covenant running with the land. And the last one is people, contract entered through an agent। contract entered through an agent। अभी देखो, प्रिंसिपल रहता है, एक एजेंट रहता है। प्रिंसिपल मतलब ओनर रहता है गुड्स का, मालिक रहता है, और एजेंट ना काम करता है प्रिंसिपल के लिए। एजेंट क्या करता है? काम करता है प्रिंसिपल के लिए। एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी, इमेज के थ्रू, ध्यान से समझना। ये प्रिंसिपल है, देखो ये प्रिंसिपल है, ठीक है, बहुत इसका बहुत बड़ा बिजनेस रहता है वॉचेस का, ये घड़ियों को बेचता है, वॉचेस को बेचता है। तो ये प्रिंसिपल ने क्या किया, एजेंट को अपॉइंट किया कमीशन बेसिस पे, उसको क्या किया, उसको 500 वॉचेस दे दिया, 500 घड़ियां दे दी और उसको बोला कि जाओ हर एक एरिया में जाओ और इस वॉचेस को बेच के आओ, जितने तुम वॉचेस बेचोगे उतना मैं तुमको 5% कमीशन दूंगा हर एक वॉच पे। उसने ऐसा किया, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, मालिक ये था गुड्स का, वॉचेस इसकी थी, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, एजेंट है, ये काम कर रहा है इस प्रिंसिपल के लिए। आगे की कहानी समझना, ये एजेंट जाता है हर एक एरिया में वॉचेस बेचता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये एक दिन कस्टमर को सेल करता है कुछ वॉचेस, कस्टमर उसको बोलता है कि एजेंट मतलब ये जो सेलर है उसको बोलता है कि तो यार तुम तो ये एरिया में हमेशा आते रहते हैं, ठीक है, तो मैं तुमको ना पैसे कल दे दूंगा। वो ऐसा बोलता है कि आज मुझे क्रेडिट बेसिस पे दे दो, आज मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, मैं तुमको कल पैसा दे दूंगा। और उसने वॉचेस ले लिया, उसने वॉचेस ले लिया। तो मुझे बताओ इस केस में कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? एजेंट के बीच में हुआ, क्योंकि एजेंट ने उसको वो माल सेल किया और बायर कौन था, ये कस्टमर था, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर आगे जाके ये कस्टमर पैसा नहीं लौटाता है इस एजेंट को,
इस एजेंट को, तो क्या प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है क्या? भाई बिल्कुल कर सकता है। हालांकि इस केस में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं था, फिर भी वो केस फाइल कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था बच्चों? इन दोनों के बीच में। फिर भी प्रिंसिपल इस कस्टमर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। क्यों? भाई गुड्स उसके थे, वो प्रिंसिपल था, वो मालिक था उस गुड्स का। तभी बोला गया है इन द केस ऑफ एजेंसी, एजेंसी के केस में, एजेंट के केस में प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में जो प्रिंसिपल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। Entered by his agent where the agent has acted within the scope of his authority and in the name of the principal। तो क्या कर सकता है? प्रिंसिपल केस फाइल कर सकता है थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है, अभी ना देखो मैंने इसका शॉर्टकट बनाया है, पूरे 6 पॉइंट्स का ध्यान से समझना। इसका शॉर्टकट क्या है? देखो फर्स्ट पॉइंट समझना, मैंने तुमको बोला तुमको अपनी फैमिली में, मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा तुमको अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है। देखो 2 पॉइंट ऐसे ही हो जाएंगे। तुमको अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है? तुमने बोला कि मैम हमको तो ना माँ पे ट्रस्ट है, हमको हमारी माँ पे ट्रस्ट है, हमारी मम्मी पे ट्रस्ट है। देखो एम ए से क्या आया? एम से आ गया मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ए से आ गया एक्नॉलेजमेंट। क्या आ गया? एम से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ए से क्या आ गया? एक्नॉलेजमेंट आ गया। फिर मैंने तुमको पूछा कि तुम्हारी माँ का सपना क्या है? तुमने बोला कि माँ का सपना है हम सीए बन जाए, हम सीए बन जाए। सी से आ गया कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, ए से आ जाता है एजेंट। क्या आता है? एजेंट। सबसे ज्यादा ट्रस्ट तुमको अपनी फैमिली में किस पे है? तुमने बोला माँ पे है। माँ का सपना क्या है? तुम सीए बन जाओ। तुमको अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे है? माँ पे है, एम, और ये आ गया ए। माँ का सपना क्या है? सीए बन जाओ, ये आ गया सी, और ये दूसरा आ गया ए, दैट इज एजेंट। इस तरीके से सारे पॉइंट्स को याद रखो, तुमको लर्न हो जाएगा। ऐसे ही कीवर्ड्स बनाने पड़ते हैं, तब चीजें लास्ट तक याद रहती है। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज पीपल एंड द लास्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में इस पे से क्वेश्चन आता है, हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में हमेशा। ये इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, मैं इतना बता रही हूँ, पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इंस्टीट्यूट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट अ कंसिडरेशन। ये चीज अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यार तुम्हारे अग्रीमेंट में ना कंसिडरेशन होना चाहिए तो ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस दिए हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और बेटा ये सिर्फ इसके कुछ इतने एक्सेप्शन है, इतने ही केसेस में अलाउ है, मतलब ये 7 केसेस में अलाउ है सिर्फ, जहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बाकी हर एक केसेस में कंसिडरेशन होना चाहिए। सिर्फ ये 7 केसेस ऐसे हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन बाकी सारे केसेस में, इसके अलावा बाकी सारे केसेस में कंसिडरेशन होना चाहिए। सो पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंसिडरेशन? जब पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। मैं तुमको पेन बेच रही हूँ, एग्जांपल ये पेन सेल कर रही हूँ मैं तुमको, तो जो मैं तुमको पेन सेल करूंगी ये तुम्हारे लिए कंसिडरेशन है, इसके बदले जो तुम मुझे पैसा दोगे ये मेरे लिए कंसिडरेशन है। जब पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है उसी को कंसिडरेशन बोलते हैं, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसिडरेशन इज नेसेसरी एलिमेंट। लेकिन इस केसेस में ना कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, समझना। फर्स्ट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 4 कंडीशन पूरे होने चाहिए। जब तुम्हारे अग्रीमेंट में ये 4 कंडीशन मौजूद है तो ही वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। मैम अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो नहीं बेटा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। कंपलसरी है, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पार्टीज के बीच में प्यार होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, मतलब उनका एक गहरा रिश्ता होना चाहिए, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। नियर रिलेशनशिप किसका रहता है? मदर का रहता है, फादर का रहता है, अपना अपने भाई बहन के साथ रहता है, मदर फादर के साथ रहता है, हस्बैंड वाइफ का नियर रिलेशनशिप रहता है, दादा दादी के साथ नियर रिलेशनशिप रहता है, लेकिन क्या नेबर के साथ अपना नियर रिलेशनशिप रहता है? नहीं। नियर रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशन। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एकदम गहरा रिश्ता, ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं। अपना नेबर के साथ कोई रिश्ता नहीं रहता, अपना फ्रेंड के साथ नियर रिलेशनशिप नहीं रहता, नियर रिलेशनशिप रहता है क्लोज फैमिली मेंबर्स में। सेकंड केस क्या है? वो क्लोज फैमिली मेंबर्स होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? अग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, देखो ओरल नहीं चलेगा। और चौथी कंडीशन क्या है? वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स में अग्रीमेंट होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। एग्जांपल, एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे मंथली के 30,000 का पेमेंट करूंगा। अगर वो टाइम पास के लिए बोल रहा है ऐसा कि मैं तुझे 30,000 का पेमेंट करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन हस्बैंड ने क्या किया बेटा? हस्बैंड ने यहाँ पे अग्रीमेंट को रिटर्न में बनाया। उसने रिटर्न में अग्रीमेंट को बनाया कि वाइफ मैं तुझे 30,000 का पेमेंट करूंगा मंथली। उसके बाद उसने रजिस्टर भी करवाया लॉ के पास। और क्या उनका गहरा रिश्ता है? क्या? हाँ, हस्बैंड वाइफ का गहरा रिश्ता रहता है।
और जब अग्रीमेंट कर रहा है तो क्या उनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है क्या, मतलब प्यार होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। जब उनके बीच में प्यार था और नियर रिलेशनशिप था, राइटिंग में अग्रीमेंट थी, रजिस्टर्ड थी, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसका मतलब मैम अगर आगे जाके हस्बैंड ने रिटर्न अग्रीमेंट करने के बाद भी अगर वाइफ को 30,000 का पेमेंट नहीं किया, मतलब वाइफ कोर्ट में जा सकती है। हाँ बेटा जा सकती है, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अगर वो टाइम पास में क्या कर रहा है, सिर्फ ओरली बता रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, तो वाइफ ना कोर्ट में भी जा सकती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, समझ रहे हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अच्छा क्या इसमें कंसिडरेशन था क्या, नहीं था। यहाँ पे हस्बैंड वादा दे रहा है वाइफ को, मतलब उसकी तरफ से कंसिडरेशन जा रहा है, लेकिन वाइफ हस्बैंड को कुछ भी नहीं दे रही है इस केस में। हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस दे रहा है, वादा दे रहा है, वाइफ की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं था, वाइफ की तरफ से कुछ भी नहीं आया। फिर भी बेटा ये क्या बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक तो रिटर्न अग्रीमेंट होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पार्टीज के बीच में प्यार होना चाहिए, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर से मेरे साथ बोलो 4 पॉइंट्स क्या है, अग्रीमेंट रिटर्न होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए, पार्टीज के बीच में प्यार होना चाहिए और नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, तो वो एक अग्रीमेंट सीधा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। इस वाले केस में वाइफ की तरफ से कुछ भी कंसिडरेशन नहीं आया था हस्बैंड को, फिर भी दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर से बता रही हूँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अगर हस्बैंड फ्यूचर में जाके पेमेंट नहीं करता है वाइफ को, तो वाइफ कोर्ट में जा सकती है और केस फाइल कर सकती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, ठीक है। I hope the first point is very much clear to you. Next is people compensation of past voluntarily services. Compensation of past voluntarily services. Voluntarily का मतलब लिख लो अपनी बुक में, खुद की इच्छा से। क्या रहता है, खुद की इच्छा से। अगर कोई खुद की इच्छा से कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, उसके बदले दूसरा व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है कंपेंसेशन देने का, रिवॉर्ड देने का, पैसा देने का, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मैम यार ऐसे कैसे, हमको नहीं समझा, एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ये एग्जांपल से ना तुमको ये पॉइंट की क्लैरिटी मिल जाएगी। एग्जांपल को बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है। और एक चीज, अगर तुमको चारों पॉइंट समझ में आ गए तो कमेंट सेक्शन में जाओ और ये चारों पॉइंट को लिख के आओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाओगे और कंपल्सरीली ये चारों पॉइंट को लिखोगे। मैं बता रही हूँ चारों पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट केस है, इस पे क्वेश्चन आ ही सकता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाओ और ये चारों पॉइंट को लिख के आओ, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल कंपेंसेशन ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का एग्जांपल लिखते हैं। अभी देखो एक लेडी थी जो रास्ते से जा रही थी, ठीक है, ये लेडी रास्ते से जा रही थी, इसके पास ये पर्स था, पर्स में बहुत सारा कैश था, इसमें गोल्ड चेन थी, काफी माल था उसमें, ठीक है। अब लेडी ना रास्ते से जा रही थी अपना पर्स लेके प्रॉपरली, चोर आता है पीछे से, उसने क्या किया, इस लेडी का पर्स चुरा लिया और वो भागता है। तो लेडी उसके पीछे भागती है और बोलती है बचाओ 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 बचाओ, ठीक है, जोर से चिल्लाती है। तो इस टाइम पे ना वहां से वो रास्ते से गुजरते रहता है, एक मिस्टर बहादुर, क्या नाम है इसका, देखो बहादुर है, बहादुर मतलब देखो कितना स्ट्रांग पर्सन है, वो फटाफट से भागता है और इस चोर को पकड़ लेता है और जो पर्स है लेडी को वापस लौटा देता है और इस चोर को हवाले कर देता है पुलिस के। मतलब बहादुर ने यहाँ पे बहादुरी दिखाई, अपनी स्ट्रांगनेस दिखाई। तो लेडी बहुत खुश हो जाती है कि यार मेरा पर्स वापस मिल गया, इसमें लाखों का सामान था, मेरा सारा पैसा बच गया। तो लेडी ने क्या किया, लेडी ने प्रॉमिस किया इस बहादुर के साथ, मिस्टर बहादुर के साथ, कि मैं तुमको कंपेंसेशन प्रोवाइड करूंगी, मतलब मैं तुमको रिवॉर्ड प्रोवाइड करूंगी, प्लीज इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना। यहाँ पे थैंक यू बोल के मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, अगर तुम कुछ रिवॉर्ड दूंगी ना तब मेरे को सेटिस्फेक्शन आएगा, प्लीज इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लो। उसने ऐसा प्रॉमिस किया, किससे, मिस्टर बहादुर से। समझना, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। यहाँ पे था पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, कैसे, यहाँ पे मिस्टर बहादुर ने वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड किया, मतलब खुद की मर्जी से प्रोवाइड किया, वो खुद की मर्जी से फटाफट से भाग के गया और इस चोर को पकड़ा। आर यू गेटिंग? इस लेडी ने तो सिर्फ क्या बोला था, बचाओ बचाओ बोला था, उसने थोड़ा मिस्टर बहादुर को बुलाया था, मतलब बहादुर ने वॉलंटरली खुद की मर्जी से सर्विसेज प्रोवाइड किया, ठीक है। पहले सर्विसेज प्रोवाइड करने से क्या आया, पास्ट आया, फिर बाद में लेडी खुश होकर क्या करती है, प्रॉमिस करती है कंपेंसेशन देने का, रिवॉर्ड देने का। बच्चों इसी को बोलते हैं कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अपना लॉ बोलता है अगर कोई खुद की मर्जी से अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बाद में दूसरा व्यक्ति प्रॉमिस करता है उसको रिवॉर्ड देने का, उसको कंपेंसेशन देने का, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और एनफोर्स कर सकता है मिस्टर बहादुर, ठीक है। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। देखो, a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable under section 25 subsection 2. नेक्स्ट इज पीपल, लेकिन चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसकी भी 4 कंडीशन है, इसको भी फटाफट से समझ लो। द सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरली, मतलब खुद की इच्छा से, खुद की मर्जी से। यहाँ पे क्या बहादुर ने खुद की मर्जी से हेल्प किया इस लेडी की, हाँ, मतलब उसने वॉलंटरली हेल्प किया, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड।
द सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसर। प्रोमिसर मतलब जो प्रॉमिस करता है। इस केस में लेडी ने प्रॉमिस किया मिस्टर बहादुर को कि मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगी, मतलब वो क्या है, वो प्रॉमिसर है, वो प्रॉमिसर है। तो क्या ये सर्विसेज प्रॉमिसर के लिए दी गई थी? हाँ, इस लेडी के लिए दी गई थी, मतलब सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। The promiser must be in existence at the time when the services were rendered। मतलब जब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, जब ये हेल्प कर रहा था, क्या वहां पे ये लेडी मौजूद थी? उस टाइम पे मौजूद थी। बहुत ही फालतू सी कंडीशन थी ये वाली। वो लेडी वहां पे मौजूद होना चाहिए, प्रॉमिसर वहां पे मौजूद होना चाहिए, मतलब उसने अपने आंखों से देखना चाहिए कि देखो ये मेरे को हेल्प कर रहा है, ठीक है। फोर्थ इज द प्रॉमिसर मस्ट हैव बीन इंटेंडेड टू कंपेंसेट द प्रॉमिसी। इंटेंडेड मतलब इंटेंशन होना चाहिए। बाद में ना इस लेडी को सही में लगता है कि यार मुझे ना इस मिस्टर बहादुर को कंपेंसेशन तो प्रोवाइड करना चाहिए, सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, उसने मेरे को बहुत हेल्प किया, मेरा पैसा बचाया है, मुझे उसको कुछ ना कुछ तो कंपेंसेशन देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है? द प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड, मतलब उसका इंटेंशन होना चाहिए, खुद की मर्जी होना चाहिए टू कंपेंसेट द प्रॉमिसी। अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। तो इस केस में क्या आ गया? कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। फटाफट से मुझे बताओ वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? खुद की मर्जी से कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना। फिर दूसरा व्यक्ति क्या करता है? कंपेंसेशन देने का प्रॉमिस करता है, रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करता है, फायदा देने का प्रॉमिस करता है, उसको बोलते हैं कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। इस केस में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट इज पीपल promises to pay a time bear debt। promises to pay a time bear debt पहले लिख लो अपने बुक में। टाइम बेयर का मतलब होता है एक्सपायर वाला डेट। क्या होता है? एक्सपायर वाला डेट। अभी ना मेरे एग्जांपल को ध्यान से समझना, स्टोरी को ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्टीट्यूट क्या कर रही है? बहुत बार इस वाले पॉइंट को स्पेसिफिकली पूछती है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, टाइम बेयर डेट वाले पॉइंट को, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टाइम बेयर डेट? पहले अपन मतलब समझते हैं टाइम बेयर डेट रहता क्या है। एग्जांपल मैं सेलर हूं, तुम लोग बायर हो। आई एम द सेलर, यू आर द बायर। मैंने तुमको 1 लाख के गुड्स बेचा उधारी पे, मतलब क्रेडिट बेसिस पे बेचा। तुमने अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया। अब मुझे बताओ, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दे रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है क्रेडिट पीरियड की? लगभग 1 महीना रहेगा। 1 महीने बाद तुम मुझे पैसा दे दोगे, 2 महीने बाद, या फिर 3 महीने बाद, या फिर 6 महीने बाद मैक्सिमम हो सकता है। अब ना लॉ बताता है एज पर द लिमिटेशन एक्ट कि अगर सेलर को पैसा नहीं मिल रहा है बायर से, तो वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है 3 साल तक। मतलब मेरे पास 3 साल का टाइम है कोर्ट में जाके केस फाइल करना तुम्हारे अगेंस्ट, अगर तुम मेरा 1 लाख रुपए नहीं देते हो तो। दिस इज टाइम बेयर डेट। इसको क्या बोलते हैं? टाइम बेयर डेट। मतलब मैम 3 साल बाद आप केस फाइल करने नहीं जा सकते कोर्ट में? नहीं जा सकती। मेरे पास सिर्फ 3 साल का टाइम है कोर्ट में जाके केस फाइल करने के लिए। जैसे ही 3 साल हो जाएंगे, मुझे कोर्ट वाले बोलेंगे इतने दिन तक सो रहे थे क्या आप? आपको समझ में नहीं आता? 3 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तुम्हारा डेट तो बहुत पुराना है। आर यू गेटिंग? मुझे वो बाहर ही निकाल देंगे सीधा। मतलब मेरी बात नहीं सुनेंगे, मेरे केस को सॉल्व नहीं करेंगे, मुझे जस्टिस नहीं देंगे। अगर सेलर को किसी से पैसा आना है उधारी का, तो वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है 3 साल तक, उसके बाद नहीं कर सकता। बाद में वो डेट एक्सपायर हो जाएगा, वो डेट टाइम बेयर बन जाएगा। तो मैम फिर यहाँ पे कैसे आया? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आया? तो समझना, अभी तुमने मेरा पैसा नहीं दिया 3 साल तक, और मैं कोर्ट में भी नहीं जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ कोर्ट में। बाद में ना तुमको रिग्रेट फील होता है कि यार मैम ने ना हमको 1 लाख के गुड्स बेचा था, हमने पैसा देना चाहिए था मैम का। तुम मेरे पास आते हो 5 साल बाद, तुम मेरे पास आते हो 5 साल बाद, और तुम बोलते हो कि मैम हम ना तुमसे प्रॉमिस करते कि 6 महीने में हम तुम्हारे 1 लाख रुपए दे देंगे। मैंने बोला ठीक है, पर ना मेरे को तुम पे विश्वास नहीं, तुमने पहले भी धोखा दिया था, मतलब अभी भी दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने तुमको बोला चलो अग्रीमेंट लिखो, अग्रीमेंट में बताओ, मुझे रिटर्न तरीके से बताओ, प्रॉमिस करो मेरे से। क्या करो? प्रॉमिस करो कि तुम मेरा 1 लाख रुपए दोगे। मैंने तुमसे प्रॉमिस लिया, रिटर्न अग्रीमेंट लिया। अपना लॉ बोलता है अब ये जो सेकेंड टाइम जो रिटर्न अग्रीमेंट चल रही है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। देखो इसमें कंसिडरेशन नहीं है, समझना। तुम यहाँ पे मुझे प्रॉमिस लिख के दे रहे हो, मतलब तुम्हारे साइड से मेरे पास कंसिडरेशन आ रहा है। लेकिन सेकंड वाले केस में जब तुम मुझे अग्रीमेंट लिख रहे थे, मेरे साइड से तुमको कुछ भी नहीं आया, मतलब मेरे साइड से कुछ भी कंसिडरेशन नहीं आया, सिर्फ तुम्हारे साइड से कंसिडरेशन आया। आर यू गेटिंग? मतलब इस केस में तो यार कंसिडरेशन है ही नहीं दोनों पार्टी से। आर यू गेटिंग? फिर भी इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया। सिर्फ कंडीशन क्या है? रिटर्न में अग्रीमेंट होना चाहिए। So, where the promise in writing is signed by the person, writing में होना चाहिए, signed by the person making it or by the authorized agent is made to pay a debt that is beared by limitation, it is a valid without the consideration। ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं रहती है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है? अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 9 में, एकदम डिटेल में दिया है एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लेकिन समझना यहाँ पे एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझते कि एजेंसी वाले
वाले कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे? एग्जांपल समझाती हूँ। अभी देखो ड्यू डेट है, ठीक है, रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट के रिटर्न फाइल करने के लिए आए, मेरे पास बहुत सारे रिटर्न पड़े हैं और मैं अकेले कर नहीं पा रही। तो मेरी एक फ्रेंड है साक्षी, मैंने साक्षी को बोला कि साक्षी क्या तू मेरे बदले रिटर्न फाइल करके देगी थोड़े बहुत प्लीज? वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी हूँ, ठीक है, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, इवन शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने बोला कि मेरे बदले थोड़े से रिटर्न फाइल कर दे यार। तो साक्षी बोलती है ठीक है राधिका, रिटर्न फाइल कर दूंगी। इस केस में हमारा एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा काम है, वो मेरे लिए काम कौन करके दे रहा है? साक्षी काम करके दे रही है, मतलब वो मेरी एजेंट बन गई, वो मेरी एजेंट बन गई। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। साक्षी थोड़ी ना मेरे से पैसा मांगेगी मेरा काम करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, मतलब मैं तो उसको कुछ कंसिडरेशन प्रोवाइड ही नहीं कर रही, मैं उसको कुछ पैसा प्रोवाइड ही नहीं कर रही। इसका मतलब इसमें कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आर यू गेटिंग? तो साक्षी अगर मेरे बदले रिटर्न फाइल करके दे रही है मेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, हालांकि मैं उसको कुछ भी पैसा यहाँ से नहीं दे रही हूँ, इसमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी। तो मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों माना है फिर यार? क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो समझना, कॉन्ट्रैक्ट इसलिए माना है बच्चों, साक्षी जो भी काम करेगी ना उसकी जिम्मेदारी मेरे पे आ जाएगी। अगर वो गलत रिटर्न फाइल करती है ना तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पे आ जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल बनाना, ताकि पार्टीज रिस्पॉन्सिबल बन जाए। अगर साक्षी गलत रिटर्न फाइल करती है, क्लाइंट को कुछ नुकसान हो जाता है, ठीक है, क्लाइंट को अगर कुछ नुकसान हो जाता है उस केस में मैं जिम्मेदार हो जाऊंगी, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूं। तुम डिटेल में ये पढ़ोगे यूनिट नंबर 9 में, लेकिन तुमको इतनी क्लैरिटी मिल गई कि इस केस में कंसिडरेशन नहीं था, मतलब मैं साक्षी को कुछ पैसा नहीं दे रही थी, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और क्यों कॉन्ट्रैक्ट बनाया? ताकि मैं जिम्मेदार बन सकूं, प्रिंसिपल जिम्मेदार बन सके एजेंट के काम के लिए, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है। सो पीपल, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ एजेंसी। मैंने साक्षी को पैसा नहीं दिया, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नेक्स्ट इज कंप्लीटेड गिफ्ट। पहले अपने बुक में लिख लो कि कंप्लीटेड का मतलब क्या होता है। कंप्लीटेड का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रांसफर करना। समझाती हूँ कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या है यहाँ पे। तो मतलब मैम अगर अपन किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या वो भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? यस बेटा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है किसी को गिफ्ट देना। जब अपन किसी को गिफ्ट देते हैं बदले में अपने को थोड़ी ना कुछ आता है, अपनी मर्जी से अपन गिफ्ट देते हैं ना, मतलब बदले में कुछ नहीं आ रहा, मतलब क्या है? उसमें कंसिडरेशन नहीं है। आर यू गेटिंग? इसमें कंसिडरेशन नहीं है, यहाँ से गिफ्ट जा रहा है वहां से कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन ना इसमें केस है, इसको समझना। एग्जाम्पल, रक्षाबंधन के दिन एक भाई क्या करता है, अपनी सिस्टर से प्रॉमिस करता है, कि मैं तुझे कार दिलवाऊंगा। रक्षाबंधन के दिन एक भाई ने अपनी सिस्टर से प्रॉमिस किया कि मैं तुझे कार दिलवाऊंगा। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या प्रॉमिस करना कि मैं तुझे गिफ्ट दूंगा क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूट इसमें कंफ्यूज करती है। तुमको केस दे देगी प्रॉमिस का और पूछेगी बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तुम बोलोगे नहीं। सिर्फ प्रॉमिस देना इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे वर्ड क्या है? यहाँ पे वर्ड है कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड मतलब ट्रांसफर होना चाहिए। अगर इस केस में इस भाई ने रियल में क्या किया, कार दे दिया, गिफ्ट दे दिया अपनी सिस्टर को, रियल कार ट्रांसफर कर दिया, उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मैम कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा मतलब क्या? इसका मतलब एक बार कार देने के बाद ये जो भाई है ना, ये कार छीन के नहीं ले सकता अपनी सिस्टर से। अब ये कार सिस्टर की हो जाएगी। गिफ्ट एक बार जा चुका है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब वो कार सिस्टर की हो जाएगी। भाई फिर से मांग नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। आर यू गेटिंग? दिस इज कंप्लीटेड गिफ्ट। और एक चीज याद रखना, सिर्फ प्रॉमिस करने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता, अगर ट्रांसफर कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसलिए पे क्या वर्ड है? कंप्लीटेड वर्ड है, कंप्लीटेड। द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई, अफेक्ट्स द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड द डोनी। डोनर मतलब जो गिफ्ट देता है उसको डोनर बोलते हैं, जिसको गिफ्ट दिया जाता है उसको डोनी बोलते हैं। इस केस में भाई क्या है? डोनर है, और सिस्टर क्या है? डोनी है। ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड, देखो एक्चुअली मेड मतलब क्या है? ट्रांसफर होना चाहिए। यहाँ पे तो बताया भी नहीं प्रॉमिस के बारे में, लेकिन मैं तुमको एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ प्रॉमिस के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में सीधा पूछती है। तुम एक चीज दिमाग में रख लो, प्रॉमिस करना इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक्चुअल में गिफ्ट देना इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज बेलमेंट। बेलमेंट पे भी अपन यूनिट पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 7, ठीक है। बेलमेंट पे अपन पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में समझो। बेलमेंट एज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। This delivery is made upon a contract that post accomplishment of the purpose, the goods either will be returned or disposed of according to the direction of the person delivering them। ये पूरा क्या दिया है? बेलमेंट के बारे में जस्ट डिफाइन किया है, उसके बारे में मीनिंग बताया है। हिंदी में समझाती हूँ बेलमेंट रहता क्या है। बेलमेंट वाले केस में एक पार्टी क्या करती है? दूसरे पार्टी को गुड्स ट्रांसफर करती है। क्या ट्रांसफर करती है? गुड्स ट्रांसफर करती है एक पार्टी दूसरे पार्टी को, हमेशा के लिए नहीं करती,
कुछ टाइम के लिए करती, कुछ टाइम के लिए करती, कुछ पर्पस के लिए करती, और जैसे ही पर्पस हो जाएगा या फिर वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, अपने पास फिर से गुड्स को ले लेती है, उसको बोलते हैं बिलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल समझाती हूँ। एग्जाम्पल, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था 1 हफ्ते के लिए। मेरे घर के बाहर ना हमेशा गाड़ी रहती है, मेरी खुद की गाड़ी है, मेरे पास कार है, ठीक है। अभी ना मुझे डर रहता है कि यार 1 हफ्ते के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, इस कार को कोई डैमेज कर देगा तो, आर यू गेटिंग? तो मैं जाती हूँ मेरे नेबर के पास, मैं नेबर के पास जाती हूँ, इस आंटी के पास जाती हूँ, नेबर वाले आंटी के पास। मैंने उनको बोला कि आंटी मुझे ना 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो क्या आप मेरी कार आपके पार्किंग एरिया में रख सकते हो क्या? थोड़ी सेफ रहेगी, यहाँ पे रखोगे ना तो शायद कुछ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी, तो क्या आप रख सकते हो थोड़े टाइम के लिए? नाउ दिस इज बिलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने मेरी कार दिया कोई दूसरे पर्सन को, कोई दूसरी पार्टी को कुछ टाइम के लिए, और 1 हफ्ते के बाद में मेरी कार फिर से मेरे पास ले लूंगी, इसको बोलते हैं बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैंने हमेशा के लिए उनको ट्रांसफर किया? क्या नहीं, कुछ टाइम के लिए ट्रांसफर किया, कुछ पर्पस के लिए ट्रांसफर किया, उसको बोलते हैं बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ना कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, मतलब दूसरे पार्टी को कंसिडरेशन देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। इस केस में यार मेरी नेबर है वो, ठीक है, उनका और मेरा बहुत साल का नाता है, रिलेशन है, वो थोड़ी ना मेरे से पैसा चार्ज करेंगे। वो बोलते ठीक है बेटा आप चले जाओ आराम से, आप टेंशन मत लो और गाड़ी यहाँ पे रख दो। मतलब आंटी ने मुझसे पैसा चार्ज नहीं किया, मतलब इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने पैसा चार्ज नहीं किया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बन जाता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिना कंसिडरेशन के भी। मैम लेकिन इसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट क्यों माना है, क्या रीजन है इसका? तो बेटा समझना, बहुत प्रॉपर रीजन है, बहुत लॉजिकल रीजन है। मैंने गाड़ी दे दी आंटी के पास, ठीक है, आंटी अपने पास गाड़ी रखती है। अब ऐसा हुआ तो मैं वहां पे चली गई आउट ऑफ स्टेशन, आंटी ने मेरी गाड़ी किसी और को बेच दिया तो, किसी और को सेल कर दिया तो क्या होगा? मेरे पास एक्शन लेने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट माना है, ताकि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही एक्शन ले सकती हूँ आंटी के अगेंस्ट। अगर आंटी ने मेरी गाड़ी को बेच दिया या फिर डैमेज कर दिया, कुछ ऐसी हरकतें की जो सही नहीं थी, अगर आंटी कुछ भी करती है मेरी गाड़ी को, तो मैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि बिलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हालांकि इसमें कंसिडरेशन नहीं था। देखो कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाती है? कॉन्ट्रैक्ट वो इसलिए बना रहे ताकि वो कोर्ट को बीच में ला सके, लॉ को बीच में ला सके। आर यू गेटिंग? अगर मेरी गाड़ी को कुछ भी हो जाएगा तो मैं आंटी के अगेंस्ट केस फाइल कर पाऊंगी, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट माना है। आर यू गेटिंग? आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। So no consideration is required to affect the contract of bailment. Last one is people charity, दान करना, धर्म करना, किसी को पैसा देना, इसमें क्या कंसिडरेशन रहता है? क्या नहीं रहता है यार। अपन अपनी मर्जी से किसी को दान देते, धर्म करते, ठीक है, किसी को पैसा प्रोवाइड करते, बदले में उनसे थोड़ी ना कुछ आता है, तो चैरिटी में कभी भी कंसिडरेशन नहीं आता। लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लिया है। क्या मान लिया है? कॉन्ट्रैक्ट। ये भी थोड़ा सा अलग केस है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे नहीं बताया, सीधा क्वेश्चन में पूछती इंस्टीट्यूट, अलग केस एकदम। देखो, if a promisee undertakes the liability on the promise of the person to contribute the charity, there the contract shall be valid. इसमें भी दो केसेस है। क्या है बेटा? दो केसेस है। चैरिटी वाले केस में भी अगर कोई पर्सन दूसरे पार्टी को सिर्फ प्रॉमिस करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, लेकिन प्रॉमिस के बदले अगर दूसरी पार्टी ने एक्सपेंडिचर कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैम नहीं समझ में आया यार, चलो एग्जांपल से समझाती हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक रहता है मिस्टर रिची, देखो नाम क्या है इसका? रिची। रिची मतलब भाई बहुत पैसे वाला है, बहुत रिच पर्सन है। एक रहता है मिस्टर रिची, वो जाता है एक दिन एक एनजीओ के पास। वो एनजीओ क्या करती है? जो पुअर पीपल रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, उनको स्कूल्स बना के देती है, कॉलेजेस बना के देती है। तो मिस्टर रिची जाता है एनजीओ वाले के पास और उनको बोलता है, प्रॉमिस करता है कि मैं तुमको अगले महीने 10 लाख रुपए दूंगा, मैं तुमको अगले महीने 10 लाख रुपए दूंगा एज अ डोनेशन। तो मिस्टर रिची ने क्या किया? प्रॉमिस किया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं। सिर्फ प्रॉमिस करना इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट अगर उसने प्रॉमिस किया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अभी समझ के देखो, यहां पे मिस्टर रिची क्या करता है? प्रॉमिस करता है मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा। यहाँ पे एनजीओ ने क्या किया? इस 10 लाख के भरोसे 2 लाख का खर्चा भी कर दिया। 10 लाख का प्रॉमिस था, ठीक है भाई, 10 लाख का प्रॉमिस था, ओके। अभी एनजीओ वाले ने क्या किया? उसमें से 2 लाख का खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, उसने खर्चा कर दिया, ठीक है, 2 लाख का। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट कितने अमाउंट करेगा? इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहेगा सिर्फ 2 लाख का। मतलब प्रॉमिस करने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता, लेकिन अगर किसी ने प्रॉमिस किया है, उसके बदले अगर दूसरे वाले पार्टी ने, इस केस में एनजीओ ने कुछ खर्चा कर दिया है उस प्रॉमिस के बदले, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इस केस में 2 लाख के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मैम इसका मतलब क्या है? अगर आगे जाके मिस्टर रिची ये 2 लाख रुपए नहीं देते एनजीओ वाले को, तो वो एनजीओ वाले कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते कि देखो मिस्टर रिची ने हमसे प्रॉमिस किया था, वो हमको 10 लाख रुपए देंगे, और उस प्रॉमिस के लिए हमने क्या किया? 2 लाख का खर्चा भी कर दिया, उस प्रॉमिस के बदले हमने 2 लाख का खर्चा कर दिया।
तो देखो हमारा नुकसान हो गया। इस केस में यहाँ पे एनजीओ क्या कर सकती है, कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकती है और उनको अपना 2 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। मतलब यार प्रॉमिस करने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, लेकिन प्रॉमिस के बाद अगर दूसरे पार्टी ने एक्सपेंडिचर कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यार तुम क्या करो ना, तुम क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको दोनों पॉइंट बहुत हेल्प करेगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। एक गिफ्ट वाले का ले लो, एक गिफ्ट वाले का ले लो, देखो ये वाला पहले इसका ले लो, उसके बाद इसका ले लो चैरिटी वाले का। दोनों पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो और इंस्टीट्यूट इस पे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, सो पीपल वी आर डन विद द यूनिट। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू। तुम लोगों को सब कुछ समझ में आया। मैं जल्दी ही आऊंगी यूनिट नंबर 3 के साथ, उसको भी एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। आपको जो भी लगता है इस लेक्चर के बारे में जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेक्चर को जरूर लाइक करना और बेटा बहुत मेहनत करो, जनवरी 26 बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, एग्जाम बहुत पास है तुम्हारी, तो फटाफट से अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर दो। उसके लिए बस मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात बस हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर तुम हार्डवर्क करोगे ना, तुमको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए क्या करो, एक सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को फॉलो करो और बहुत मेहनत करो, तुम्हारा रिजल्ट जरूर पॉजिटिव आएगा। और इस लेक्चर पे जरूर कमेंट करना। ठीक है, सो पीपल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।